साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सभी के पास खबरें पहुंच रही हैं। बांग्लादेश एक बार फिर से पिछले साल की तरह जल रहा है। वहां पर हिंदुओं के साथ उसी तरह से बिहेव किया जा रहा है जैसे पहले किया जा रहा था। और कल जो वीडियो रिलीज हुआ या वहां से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हिंदू को पेड़ पर लटका करके जलाया जा रहा है, वो तो दुखद था। इसके साथ साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, ये सब क्यों किया जा रहा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, परसों वाले वीडियो में, कि भाई बांग्लादेश में देखिए इस तरह से उग्रवाद फैलने वाला है, भारत की एम्बेसी पे भी अटैक होगा और हो सकता है ये चीज़ और ज़्यादा आगे बढ़ाई जाए। कारण क्या है, फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और अभी जो मोहम्मद यूनुस वहाँ पर है वो नहीं चाहता कि चुनाव हों, वो चाहता है चुनाव टल जाएँ। इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा अनरेस्ट पैदा किया जाए जिस पर जनता का ध्यान चला जाए और जिसके चलते चुनावों को खींचा जा सके। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी ताकतें इसके पीछे हैं, सारा कुछ एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। देखिए, यह है उस्मान आदी, ये कन्फर्म हो गया है कि मर गया है। आपको हमने बताया था किस तरह से ये रिक्शे में बैठ करके जा रहा था, बाइक पर सवार दो लोग आते हैं, इसको गोली मार देते हैं और फिर ये घायल हो जाता है, कोमा में चला जाता है और फिर कल खबर आती है कि सिंगापुर के अस्पताल में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अज्ञात हमलावर, अभी तक थ्योरी बताई जा रही थी कि ये भारत से आए हैं और भारत में वापस लौट गए हैं, लेकिन अब एक और थ्योरी सामने आ रही है कि भाई हो सकता है ये अज्ञात हमलावर यूनुस ने ही भेजे हों जानबूझ करके, जिससे कि हादी की मृत्यु हो जाए और इसके इर्द गिर्द पूरा एक प्रोटेस्ट तैयार किया जा सके। अब असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, हमें नहीं पता। हम तो बस ये जानते हैं कि हादी जो भारत विरोधी था वो मर चुका है और हादी समय समय पर इस तरह का एक मैप जारी करता था और कहता था कि हमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। इसमें पाकिस्तान का भी मैप ये बढ़ा देता था और इसके बाद ये लोगों से कहता था कि ग्रेटर बांग्लादेश बनने के बाद हम पूरे बे ऑफ बंगाल पर अपना राज चलाएंगे। इस तरह की इसकी थ्योरी रहती थी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे और इसके इर्द गिर्द एक पूरा जमावड़ा तैयार हो जाता था, जिसकी वजह से ये एक नेता टाइप का बन गया था। ये बात तो आप समझ गए, ये बात तो आप पहले भी जान रहे थे। तो ऐसा आदमी जो भारत का विरोधी था, भारत के अगेंस्ट चीज़ें कर रहा था, ऐसा विरोधी जो भारत के मैप के या भारत के एरिया को अपने एरिया में दिखा रहा था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई देश खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अमेरिका को ज़्यादा दुख होता है। अमेरिका ने बाकायदा प्रतिक्रिया देते हुए, बाकायदा यूएस की एम्बेसी ने शोक व्यक्त किया है हादी की मृत्यु पर, शोक व्यक्त किया है। अब अमेरिका को क्या दुख हो रहा है समझ में नहीं आता, अमेरिका को क्या लालच है समझ में नहीं आता। न जाने कितने लोग दुनिया में मरते हैं, एक से एक पॉलिटिशियन मरते हैं, अमेरिका को तब तो दुख होता नहीं है। एक हादी जो केवल आने वाले इलेक्शन में 8 सीटों पर अपनी पार्टी को लड़वा रहा था, उसकी मृत्यु पर इतना ज्यादा शोक। आगे देखिए चीजें, अब क्या हो रहा है बांग्लादेश में। यूएस ने अभी, ये 9:24 की खबर है, यूएस ने एडवाइजरी जारी करी है अपने नागरिकों को कि कोई भी बांग्लादेश न जाए, जो बांग्लादेश में है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, अगर वापस नहीं आ पा रहा तो सेफेस्ट जगह पर अपने आप को रखे, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है नज़र रखे और बांग्लादेश के न्यूज़ चैनल से लगातार खबरें लेता रहे कि हो क्या रहा है। यानी यूएस को लगता है कि बांग्लादेश में अभी ये जो प्रोटेस्ट है बड़े स्तर पर फैलेगा और आग बड़े स्तर पर लगेगी। बांग्लादेश में लगातार भारत के विरोध में पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हादी को भारत ने मरवाया है। ठीक है जी, आगे देखिए, भारत को भी पता है कि किस तरह का खतरा सामने आ सकता है, इसलिए भारत ने अपनी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट पर रखा हुआ है। हमारे जो ईस्टर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने जाकर के सभी बॉर्डर्स का जायजा लिया है, चाहे फिर वो मिजोरम में हो, त्रिपुरा में हो या फिर अपने बंगाल की तरफ हो। हर तरफ से बीएसएफ अलर्ट पर है, आर्मी अलर्ट पर है, एयरफोर्स अलर्ट पर है। हम हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, इसके अलावा एक खबर और आ रही है, वो तो पॉलिटिकल खबर है, मैं उस पर आता हूं। अब आप जानिए कि क्या भारत अटैक कर देगा बांग्लादेश पे? भारत अटैक नहीं करेगा। बांग्लादेश ये जानता है, यूनुस जानता है कि भारत अटैक नहीं करेगा, इसलिए तो भारत के खिलाफ ये सारी चीजें कर दे रहे हैं लोग। भाई ये हमारे सामने एक चींटी के समान है। अगर इन्हें ये पता ही होता कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं भारत हम पर अटैक ना कर दे, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है ग्रेटर बांग्लादेश और ये सब नाटक करने की। इन्हें पता है कि भारत सामने से नहीं करेगा, इसलिए भारत के खिलाफ जो बोलना है बोल लो। शायद इसे बांग्लादेश को ऊपर से इंटेलिजेंस भी दिया गया हो।
लेकिन ये भूल रहे हैं कि अगर कोई भी आंच भारत के किसी क्षेत्र पे आई तो फिर बांग्लादेश बचेगा भी नहीं। इस थ्योरी को बांग्लादेश अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा है। यह गलती पाकिस्तान ने भी करी थी। पाकिस्तान को लगा कि हम कितने भी अटैक करवा लें, कुछ भी करवा लें, भारत ठीक है हम पर एयर स्ट्राइक कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा पीओके में कर देगा। पाकिस्तान ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि भारत पाकिस्तान में घुस करके अटैक करेगा, और यहां तक कि पाकिस्तान ने यह भी अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत उनके वो किराना हिल्स पर जाकर के अटैक कर देगा जिसके नीचे उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो ये भूल रहे हैं कि नया भारत क्या कर सकता है, कहां तक किस लेवल पर अपना ऑपरेशन चला सकता है। लेकिन हां, अभी जिस लेवल का बांग्लादेश में मामला चल रहा है उस लेवल तक भारत अभी कुछ नहीं करेगा। भारत पर इन्होंने कुछ भी कर दिया किसी पॉइंट से, फिर भारत छोड़ेगा नहीं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, अभी मैं आपको कहानी बताता हूं, कहानी हो क्या रही है, क्योंकि आप में से कई लोगों को शायद पूरा बैकग्राउंड समझ में ना आ रहा हो, तो मैं जल्दी से एक बेसिक रिपीट कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि होना क्या है। देखिए, बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टीज होती हैं, एक आवामी लीग शेख हसीना और एक होती थी बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको लीड करती थी खालिदा जिया। ये काफ़ी कट्टर पार्टी है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया टाइप की है और रेडिकल है, और ये डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्रो इंडिया हैं और लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। ठीक है, पिछली साल वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर एक प्रोटेस्ट तैयार करवाया गया बांग्लादेश में। उस प्रोटेस्ट के बाद वहां पर तख्ता पलट होता है, आर्मी टेक ओवर कर लेती है और शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ता है। भारत इनको पनाह दे देता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, आवामी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे, इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको या तो ये कह दिया जाता है कि आवामी लीग छोड़ दो, या उनको धीरे धीरे निपटा दिया जाता है। अब ज़्यादातर तरीके से देखा जाए तो आवामी लीग डिसमेंटल हो चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। जो 2-4-5 थोड़े बहुत रह गए होंगे वो अलग अलग दलों में सेट हो गए जाकर के। ठीक है जी। अब आप देखिए, आवामी लीग तो गई, लेकिन बांग्लादेश में आज भी बड़ा सेक्शन ऐसा है जो इनको वोट देता है और इनके प्रति वफादार है। एक माहौल बनाया गया था बांग्लादेश में, याद करना, पिछले साल माहौल यह बनाया गया था। बांग्लादेश में पिछले साल जनवरी फरवरी में चुनाव हुए थे और ये जीत करके आई थी। उसके बाद माहौल बनाया गया 2-3 महीने बाद कि ये फर्जी तरीके से जीत के आई हैं, वोट चोरी करी है। वोट चोरी शब्द यूज़ नहीं किया था, लेकिन कहने का मतलब यही था कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है चीज़ों को और अपने फेवर में वोट पड़वा लिए हैं। ये जिस तरीके से जीत के आई हैं वो जेन्युइन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उसमें गड़बड़ी है, धांधली है। इस तरह का माहौल धीरे 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 बनवा करके फिर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट तैयार करवा दिया गया। उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पैसा लगा होगा, कुछ 2-4-5 बड़े बड़े स्टूडेंट जो नेता टाइप के हैं वो लगे होंगे, कहीं बाहर से स्ट्रेटेजी भी आई होगी कि अब ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। कुछ टीवी चैनल से यूट्यूबर्स भी लगे होंगे जो इस माहौल को और गर्म करें, और बांग्लादेश जैसा छोटा देश बड़ी जल्दी गर्म हो गया, उग्र हो गया और इनको वहां से निकलना पड़ा। कहानी समझ में आ गई? अब आप आगे की कहानी देखिए। ये उस्मान हादी जो दिख रहा है ना आपको, ये पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के नाम पर नेताओं ने करवाया था, उनमें से ये एक था, उनमें से एक था। अब जब पिछले साल प्रोटेस्ट करवा लिया, भगा दिया शेख हसीना को, ठंडा पड़ गया मामला, अब क्या करें? अपनी राजनीति को कैसे गरमाएं, कैसे रेलेवेंट बने रहे, उसके लिए नया लेकर के आए कि साहब ग्रेटर बांग्लादेश। और केवल उस्मान हादी ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्लादेश बना करके मैप सर्कुलेट करवा रहे हैं पूरे बांग्लादेश में। उनमें से एक था महफूज आलम। महफूज आलम कौन था ये जानिए। अरे ये है महफूज आलम। अब कहानी समझिए। मोहम्मद यूनुस सत्ता संभालने के बाद अमेरिका गया था, जहां पर क्लिंटन फाउंडेशन ने इसको सम्मानित किया, इसको नवाजा अवार्ड से, और इस तरह से पेश किया गया कि यही हैं जो बांग्लादेश में सब कुछ करवाए हैं और यही हैं जो अब सत्ता संभाल रहे हैं, ऐसा मोहम्मद यूनुस को बोला गया। फिर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो खैर जो भी हुई, लेकिन एक ये हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, यही वो मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करी थी और तख्ता पलट करवाया था। इस तरह से ना आगे कर रहे थे महफूज आलम को। देखो किस तरह से मोहम्मद यूनुस को प्रेस किया जा रहा है।
क्लिंटन के द्वारा, किस तरह से मोहम्मद यूनुस को समय समय पर पुरस्कार दिलवाए गए हैं, किस तरह से मोहम्मद यूनुस की एक इमेज बनाई गई थी, उसके बाद फिर बांग्लादेश में बिठाया गया और उसके बाद फिर नवाजा जा रहा है। महफूज आलम, महफूज आलम, ठीक है साहब। ये देखिए पूरे कई सारे लेख तैयार हुए थे। देखो, यूनिस रिवील्स द ब्रेन बिहाइंड बांग्लादेश प्रोटेस्ट दैट लेड टू शेख हसीनाज आउटस्टर। देख लिया, खुलेआम सब कर रहे हैं। अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी एक ही बात हो गई, या किसी देश में वोटिंग नहीं हो रही है, या जनता द्वारा नहीं चुना गया है यूनिस। अब ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। भाई यूनिस को किसने चुना? किसी ने नहीं चुना, कहीं से पता नहीं कहां से आकर के बैठा दिया गया। अब सब सही है, लेकिन शेख हसीना थी तो लोगों को कांटे चुभ रहे थे। यही महफूज आलम जिसकी बात कर रहा हूं ना मैं, इसने भी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया है, सर्कुलेट करवाया है, और ये भी उसी काम में लगा हुआ है जिस काम में ये उस्मान हादी लगा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो चीज आप देख रहे हो, ये चीज रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता है, ये यूनुस और इन जैसे लोगों को, कि हमें अगर सत्ता में बने रहना है तो इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई सेंटीमेंट भड़काते रहो। अगर आपने इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट नहीं भड़काया तो जनता इनसे पूछेगी कि भाई तुमने गद्दी संभाली थी, बांग्लादेश के विकास का क्या हुआ? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा, रिश्ते खराब हो रहे हैं देशों से, बिजली के बिल हम चुका नहीं पा रहे, बिजली में कटौती हो रही है। जनता तो पूछेगी। तो जनता इन सवालों पर न जाए, इससे अच्छा जनता को भड़का दो भारत के खिलाफ। ये पूरा खेल ये लोग चला रहे हैं। और देखिए, जब शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था इन लोगों के द्वारा, उस वक्त दुनिया के यूट्यूबर्स भी माहौल बनाने में लगे हुए थे, जिससे कि इंडिया की तरफ से भी जो जो काम किया जा सके किया जाए। और आप देखिए, वीडियोस आपके सामने हैं, डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश, देख लीजिए आप, और देख लीजिए आप। ये तो खैर हमारा ही वीडियो है, ये देखिए, ये तो वही है। मोदी के खिलाफ भी बनाया गया। फिर देखिए, बुचर ऑफ बांग्लादेश, इनको भी लेके आता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, बाय बाय हसीना पार्ट 3 सीरीज चल रही थी, पार्ट 3। उसके बाद डिक्टेटर वर्सेस स्टूडेंट पार्ट 1 ये था। इसके बाद देखिए, बुचर ऑफ बांग्लादेश, ओहो, अच्छा ये रहा पार्ट 2, एंड गेम ऑफ हसीना, एंड गेम फॉर हसीना। एक के बाद एक सीरीज। मतलब हसीना थी तो सब बेकार था। देख रहे हैं आप किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। और जब हसीना गई तो उसके बाद देखो कितना अच्छा हो गया है ना, बांग्लादेश में कितना सब कुछ बिल्कुल शांति एकदम चरम सीमा पे है। भारत के साथ कितने अच्छे संबंध बांग्लादेश के हो गए हैं। हर भारतीय बांग्लादेश में अपने आप को महसूस कर रहा है। अब इनका एक भी वीडियो नहीं आ रहा होगा। कल जो हिंदू के साथ वहाँ पर हुआ है, कितने पत्रकार ऐसे हैं जो धुरंधर फिल्म को लेकर के रो रहे थे, लेकिन उस हिंदू के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया इन्होंने। आप खुद देख लेना जाकर के इन पत्रकारों के ट्वीट्स, तमाम तरह के ट्वीट पड़े हुए हैं, लेकिन वो हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, उसको लेकर के किसी में संवेदना नहीं है। दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, किसी पद पर पहुंच जाए, या कहीं हल्का सा कोई ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया जाए, तो सबके सब ट्वीट करने लगते हैं, हिंदुस्तान से भी। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, इस पर किसी को कुछ नहीं पड़ी। पार्लियामेंट में कुछ लोग फिलिस्तीन के थैले लेकर के पार्लियामेंट में आते हैं, फिलिस्तीन के लिए रोते हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, फिलिस्तीन को लेकर के कितना ज़्यादा माहौल बनाया गया था आप जानते ही हैं, ठीक है। फिलिस्तीन को लेकर के किस तरह से हमारे देश में लोग रो रहे थे, आप सब वाकिफ़ हैं। हर पॉलिटिशियन, हर व्यक्ति, ऑल आइज ऑन रफा, ये सब चल रहा था। अब एक चीज़ पर ध्यान देना, अब उसी गाजा में पाकिस्तान की फौज जाएगी और जितने भी सैनिक गाजा की तरफ से लड़ रहे थे उनको मारेगी, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी गाजा के बारे में ट्रंप ये कह रहा है कि गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को हटाओ, अब यहां से फ्लैट करो गाजा को, यहां पर हम एक वेस्टर्न टाइप की कंट्री बसाएंगे, जो शायद अमेरिका की कॉलोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अमेरिका इजराइल दोनों की भी हो सकती है। और जो फिलिस्तीनी यहाँ से निकाले जाएंगे उनको देखेंगे, इजिप्ट भेजना है, पाकिस्तान भेजना है, जॉर्डन भेजना है, कहाँ भेजना है देखा जाएगा, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोगलापन देखिए आप, दोगलापन इस वीडियो के माध्यम से। और सुनिए, आपने एक देश देखा होगा सूडान, ठीक है। सूडान के 2 हिस्से हो गए थे,
नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान एक मुस्लिम कंट्री बन गया, एक क्रिश्चियन कंट्री बन गया। जैसा 2011 में हुआ था, 11 या 13 में हुआ था, मैं याद नहीं आ रहा। सूडान में लगातार गृह युद्ध सा चल रहा है और 2013 से लेकर के अब तक सूडान में 4 लाख लोग मर चुके हैं, 4 लाख, और मुस्लिम कंट्री है। लेकिन क्या आपको पता था ये बात? नहीं पता होगा। वहीं गाजा में अगर बात करी जाए या फिलिस्तीन में बात करी जाए तो 2013 से लेकर अब तक 67,000 लोग मारे गए हैं, 67,000। लेकिन कितना ज्यादा माहौल है, लोग कहीं के भी मरे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही तरफ लोग मर रहे हैं और मुसलमान मर रहे हैं। एक तरफ 4 लाख, एक तरफ 67,000। लेकिन इसका शोर कितना ज्यादा है, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। क्योंकि इसके लिए अगर रोओगे तो एनजीओ से फंडिंग मिलेगी, उसके लिए रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हसीना को हटाने के लिए वीडियोस बनाओगे तो पैसा मिलेगा, हसीना को हटाने के लिए कोई भी कदम उठाओगे तो उसमें आपको फंडिंग मिलेगी। लेकिन बांग्लादेश के हिंदू मर रहे हैं, उसके लिए कुछ बोल दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, काहे बोलना। ये सब चलता है साहब। और आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, एक चीज और बताता हूं। बांग्लादेश में कल बांग्लादेश में एक न्यूज चैनल का ऑफिस फूंक दिया गया है। जन बांग्लादेश न्यूज ऐसे करके कुछ नाम था उसका, पूरा फूंक दिया गया है। और वो कोई एंटी बांग्लादेश नहीं था, प्रो बांग्लादेशी था। आपने दुनिया के किसी भी वेस्टर्न कंट्री के मुंह से ये सुना कि बांग्लादेश में मीडिया खतरे में है? लेकिन भारत की रैंकिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ पर मीडिया को बिल्कुल ही आज़ादी नहीं है। रैंक देखिए 167 पहुँच गई है, यहाँ मीडिया खतरे में है, मीडिया को दबा दिया गया है, खरीद लिया गया है, पता नहीं क्या क्या कर दिया गया है। ये आपने बहुत सुना होगा। भारत में जरा सा कुछ हो जाए तो डेमोक्रेसी रैंकिंग जाने कहाँ पहुँच जाती है, नीचे गिर जाती है। भारत में फ्रीडम का इंडेक्स बिल्कुल नीचे गिरा दिया जाता है। ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इन सब के इंडेक्स देता कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं, जो आज गाजा में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सब क्षेत्रों में अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। आपको मैं वही चीज़ बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो इसलिए जब ये पॉलिटिक्स चमकाएं तो उसमें आप बातों में मत आइए, आप बस देखिए दुनिया में खेल क्या चल रहा है। यही माध्यम है मेरे इस चैनल बनाने का, कि मैं आपको दुनिया की चीज़ें दिखाऊं कि देखो साहब ये हो रहा है, दोगलापन देख लो आप। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था जाने किस चैनल पर, जो भी है शायद इसी चैनल पे, यानी पॉलिटिकल अफेयर पे, कि धुरंधर फिल्म को लेकर के किस तरह से अलग अलग पत्रकार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, उनके अलग अलग तर्क आ रहे हैं। और वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने ऐसे ही इन्हीं में से एक लेफ्टिस्ट पत्रकार का ट्वीट देखा था, उसने ट्वीट नहीं किया, किसी का ट्वीट रीपोस्ट कर दिया है बस, उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। बाकी सब तो चुप पड़े हुए हैं। आप बताइए दोगलापन कहाँ है? जो लोग हसीना को डिक्टेटर बताने में सीरीज निकाल रहे हैं पूरी, उन लोगों ने कितने वीडियो बना दिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। खैर छोड़ो, ये इन लोगों का यही है। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और आपके सामने जिक्र कर दूं। जो बीएनपी है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, ये खालिदा जिया वाली पार्टी, अब ये पार्टी क्या कर रही है, इस बार चुनाव जो होने हैं फरवरी में, ये पार्टी ये सोच रही है कि शेख हसीना के जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको अपने साथ मिलाया जाए और किसी तरह से उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। और बीएनपी इस समय अपने आप को रेडिकल पार्टी की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रही है कि हम बहुत कट्टर हैं, इस्लामिस्ट हैं, ना, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। ये अपने आप को बहुत लिबरल दिखा रही है कि हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, नहीं इस तरह से उग्रवाद नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें कर रही है ये। तो एकदम से इसका जो नरम स्वभाव निकल के आया है, इस बात से जमाते इस्लामी नाराज है और जमाते इस्लामी ने बीएनपी से किनारा कर लिया है, दूरी बना ली है। जमाते इस्लामी जो कि वहां पर एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ एशिया की सबसे बड़ी है। अब ये जो जमाते इस्लामी आप देख रहे हैं, ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश में भी है, भारत में भी है। भारत में जो जम्मू कश्मीर वाली है वो बैन है, लेकिन केरल में और कहीं कहीं वेस्ट बंगाल में ही दिख जाती है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये जमाते इस्लामी पाकिस्तान में भी है तीनों देश में अलग अलग, लेकिन समझ लो कि ये एक ही है। अब जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश में है वो अलग से चुनाव लड़ रही है, वो कट्टरता के साथ लड़ रही है। बीएनपी ने कट्टरता छोड़ दी है, इस बात को लेकर के जमाते इस्लामी अलग हो गई है बीएनपी से। तो कहीं ना कहीं, अच्छा
जमात इस्लामी अलग हो गई। अगर बीएनपी इस तरह से लड़ती है या अवामी लीग को मिलाकर के लड़ती है तो बीएनपी इतनी मजबूत हो जाएगी कि बीएनपी का चुनाव जीतना तय है। 60% वोट मिल जाएंगे बीएनपी को। बीएनपी हल्की क्यों पड़ी है, इस तरह से नरम क्यों हुई है? क्योंकि जो अवामी लीग के वोटर्स हैं, जो अवामी लीग को या शेख हसीना को इसलिए वोट देते थे क्योंकि वो डेवलपमेंट चाहती थी, सेकुलरिज्म चाहती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखना चाहती थी, वो सब के सब बीएनपी के साथ जुड़ जाएं। बीएनपी उन सबको अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसलिए नरम दिल बन गई है। तो जमात इस्लामी ये जान रही है कि बीएनपी अगर इस तरह से चलती रही तो आराम से चुनाव जीत जाएगी। जमात इस्लामी को कौन पूछेगा? इन स्टूडेंट्स को कौन पूछेगा जो आए दिन आग लगा रहे हैं? इन सब की पॉलिटिक्स का क्या होगा? यूनुस को कौन पूछेगा? इन सब के सब धरे रह जाएंगे। फिर बीएनपी अकेली सत्ता में आकर के फिर रेडिकल बन जाएगी ये तो, और फिर सबको साफ कर देगी। ये तो बवाल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव न हो तो जमात इस्लामी को भी फायदा है और यूनुस को भी फायदा है और ऐसे तत्वों को भी फायदा है। तो हो सकता है कि जो उसको ठोका गया है इन्हीं में से किसी ने मिलकर के साजिश करी हो कि इसे ठोक दो, फिर नैरेटिव बना दो एंटी इंडिया का, पूरे बांग्लादेश को चला दो और चुनाव होने ही मत दो। दैट इज पॉसिबल। समझ रहे हो? यह संभावना है जो हो रही है और राजनीति है। हो सकता है जब एक बड़ा देश इनके लिए रो रहा है कि हाँ हाँ हादी मर गया, हम बड़े दुखी हैं, क्या पता ये पूरा आइडिया उस बड़े देश ने ही दिया हो जो पिछले 1-1.5 साल से बांग्लादेश को अपने हिसाब से चला रहा है। आप समझ रहे हैं? और यह भी हो सकता है कि भारत भी इस जो बांग्लादेश के ऑपरेशन में बड़ा सोच समझ के जाएगा, बहुत सोच समझ के। कोई पता नहीं कि भारत कल को यहां पर युद्ध में कूद जाए या ऑपरेशन चला दे और उधर से बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए यूएस आ जाए और यहां सीन बन जाए रशिया और यूक्रेन जैसा। निपटाने को बांग्लादेश को हम 2 घंटे में निपटा देंगे, लेकिन अभी बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। हमें ट्रैप में नहीं फंसना, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं। हमें अपने देश पर भी आक्रमण नहीं होने देना है और हमें सामने से भी नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर हो गया हम पे तो छोड़ेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना? दुनिया में युद्ध इसी तरह से स्टार्ट कराए जाते हैं, फिर पीछे से फ्यूलिंग की जाती है, फिर उधर से एक फ्यूलिंग करेगा। इधर हम तो सक्षम अपने आप में हैं, लेकिन मान लो युद्ध लंबा खिंचा तो इधर से फिर हमें कोई फ्यूलिंग करने आ जाएगा, पता चला भारत बांग्लादेश का ही चल रहा है कई दिन, फिर पाकिस्तान भी आ गया पीछे से। हम युद्ध में चल रहे हैं साहब, 2-3 साल हो गए। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए भारत इस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से कई भारतीय एकदम से उग्र हो जाते हैं ना कि अरे ठोक देना चाहिए बांग्लादेश को, चौड़ा कर दो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है साहब? तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मेरी पूरी बात को। और आप में से जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर की हमारी किताब आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। ये मैंने ही तैयार करी है, पूरे साल का करंट अफेयर इसमें है और ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।